पहले लोग धर्म के नाम पे लड़ाते थे, आज झारखंड में ही माने समुदाय का आप लोग लड़ा रहे हैं। कुर्मी का प्रश्न है वो आरक्षण के लिए नहीं, वो संरक्षण के लिए लड़ रहा है। उसकी लड़ाई संरक्षण की है, क्योंकि अगर आज वो संरक्षण की आवाज नहीं उठाता है तो आने वाले 20 सालों में आप देखिएगा सबसे ज्यादा जमीन किन्हीं की संकट में आएगी तो कुर्मियों की आएगी। तो अगर वास्तव में अगर आदिवासी चिंतक हैं कुर्मी, अच्छा आपका वो तो अभी शामिल हुआ नहीं है, 70 सालों से खुद अपने अधिकार से माने लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन अभी अगर वास्तव में चमरा लिंडा इत्यादि जो भी नेता हैं, अगर वो आदिवासी चिंतक हैं, हम भी चाहते हैं आदिवासी का भला हो, क्योंकि आज भी शोषित हैं, वंचित हैं, तो सबसे पहले ये सर्वे हो, जब अगला परिसीमन हो तब उनकी जनसंख्या क्या ठहरेगी। अगर 2024 में कोई युवा इस आंदोलन के माध्यम से विधायक बनने का ख्वाब देखे हैं तो मैं मानना चाहूँ, मेरा उन्हें संदेश होगा अपने आप के सर पे मौत का कफन बांध कर आए। अगर जेएमएम से लोग नाराज होते तो फिर जाके एनडीए के पास चले जाते हैं, एनडीए से नाराज होते हैं तो यूपीए के पास चले जाते हैं। यानी मेरे हिसाब से राज्य की जनता को 2024 का जब चुनाव हो उसमें तीसरे विकल्प को तराशना होगा, और नहीं तो फिर ये फुटबॉल के मैच की तरह होगा, गेंद एक बार उस रडार में जाएगी, उधर से किक इधर किया जाएगा और फाइनली इस राज्य की जनता फुटबॉल की तरह खेलती रह जाएगी और मैंने इधर से उधर लुढ़कती रह जाएगी। अगर बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए मेरा मानना है कि शायद पहला दौर ऐसा होगा जिसमें यहाँ के चुनने वाले विधायकों को सर पर कफन बांध कर आना होगा, क्योंकि उनका सामना माफियाओं से होगा, उनका सामना बड़े बड़े दबंगों से होगा। अगर ये शक्ति उनके पास है तो राज्य में बदलाव हो सकता है, और नहीं तो फिर आप कहेंगे कि जीते जी बदलाव कर सकें, बिना रिस्क लिए बदलाव कर सके, ये संभव नहीं है। हम लोग हैं बच्चा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भगत सिंह भी बच्चे थे, अशफाक उल्लाह खान भी बच्चे थे, खुदीराम बोस भी बच्चे थे। बच्चा है इसका मतलब नहीं आपसे बेहतर हम लोग जानकारी रखते हैं। आपके पास उम्र का ज्ञान है, हम लोग के पास छोटी सी उम्र में विजन है हम लोग के पास। अच्छा, ये चमरा लिंडा जो बोल रहे हैं कि अगर कुर्मी आदिवासी बनने की मांग करते हैं तो पूरे झारखंड में तितली की तरह आदिवासियों को उतार देंगे। देखिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही माने उनका दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। गुर्जर लोग आंदोलन किए, जाट लोग आंदोलन किए, पटेल लोग आंदोलन किए, क्या किसी अन्य समुदाय ने उनके खिलाफ जाकर सड़क में आंदोलन किया? यानी कोई कम्युनिटी चाहे कोई समुदाय अपने अधिकार को संवैधानिक दायरों में मांग सकता है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप असहमत हैं तो आप कोर्ट में जाकर पीआईएल दायर करते हुए, याचिका दायर करते हुए कोर्ट ये मांग कर सकते हैं। उसके बाद निर्णय लेना, उसको शामिल करना ना करना, ये कोर्ट का विषय रहता है। लेकिन आप एक भी, भारत देश में इतने आंदोलन हुए हैं, सभी समुदाय सभी वर्गों ने किया है, क्या किसी अन्य वर्ग ने उसके खिलाफ आंदोलन किया है? ये शायद झारखंड में ही हो रहा है। और मुझे लगता है अगर वास्तव में ये लोग आदिवासी चिंतक हैं तो उन्हें ये चिंता करना चाहिए कि जब अगला परिसीमन होगा, क्योंकि एक समय इसी भूभाग में कभी 70% आदिवासी हुआ करते थे, आज़ादी के जब हुआ उसमें 52% हुआ करते थे, आज 26 में आए हैं। जब अगला जनगणना होगा, खासकर जातीय जनगणना पूरे देश में बात उठ रही है, उसमें क्या स्थिति होगी? तो अगर वास्तव में अगर आदिवासी चिंतक हैं कोई, अच्छा आपका वो तो अभी शामिल हुआ नहीं है, 70 सालों से खुद अपने अधिकार से माने लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन अभी अगर वास्तव में चमरा लिंडा इत्यादि जो भी नेता हैं, अगर वो आदिवासी चिंतक हैं, हम भी चाहते हैं आदिवासी का भला हो, क्योंकि आज भी शोषित हैं, वंचित हैं, तो सबसे पहले ये सर्वे हो, जब अगला परिसीमन हो तब उनकी जनसंख्या क्या ठहरेगी, क्या उस समय आपका जो ये आदिवासी राज्य के रूप में चिन्हित किया गया है तब वह उस माने क्राइटेरिया में खड़ा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इस पर चर्चा होना चाहिए। परिसीमन होगा ही। आज भले 81 विधानसभा है, लेकिन नया जो विधानसभा बना है उसमें 160 सीटें हैं। तो 160 सीटें क्यों, किस लिए रखी गई हैं? आज हो कल हो विधायकों की संख्या बढ़ेगी, तो जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी तब आरक्षित सीटों की संख्या क्या होगी? क्योंकि आरक्षित सीट होना यानी उस समुदाय का भागीदारी होना। अब तो सीट में मान के चलिए अगर एससी समाज दावा करेगा और उसमें अगर एससी समाज के लोग नहीं रहेंगे, क्या सीट उसको आरक्षित दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अगर उनको चिंतन करना है तो जो लोग नष्ट हो जा रहे हैं पहले उन पर चिंतन करना चाहिए कि पहाड़िया लोग कहाँ हैं, असूरी लोग कहाँ हैं, बिरजिया लोग कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है। 32 में भी जो है मेरा मानना है कि 32 को भी एक साथ आप नहीं रख सकते हैं। राज्य सूची की अगर बात कही जाए तो जो 32 आज माने और मान के चले 35 हो चुके हैं, उनको भी आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो संविधान का मतलब है किसी को नुकसान नहीं होना, संविधान का मतलब है सबको अधिकार मिलना। अतः संविधान को यानी सरकारों को सोचना चाहिए कि सभी वर्गों को उनके अधिकार से वंचित ना किया जाए। जहां तक कुर्मी का प्रश्न है वो आरक्षण के लिए नहीं, वो संरक्षण के लिए लड़ रहा है। उसकी लड़ाई संरक्षण की है, क्योंकि अगर आज वो संरक्षण की आवाज नहीं उठाता है तो आने वाले 20 सालों में आप देखिएगा सबसे ज्यादा जमीन की संकट में आएगी तो कुर्मियों की आएगी। आप देख सकते हैं यही आपका जो ये सड़क चौड़ीकरण हुआ आपका और मांझी से जो निकला है, देखिए किनका घर मकान ज्यादा टूटा है। ये जो आपका रिंग रोड घुमा चारों तरफ, उसमें भी आप देख लीजिए। तो ये मसला है, संरक्षण का मसला है। ये लड़ाई आपका अपनी आइडेंटिटी का है, लेकिन लोग इसको थोड़ा सा सिर्फ ले आते हैं, आरक्षण की पॉलिसी में ले आते हैं। तो वहाँ पर लगता है कि ये कोई मिशनरी भी इसके पीछे है। आप लोग देखिए इस पर भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि आखिर इसको लड़ाने के पीछे किनका हाथ है। लेकिन मैंने जो तर्क रखा आप उस तर्क को खारिज नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें सूची में हटाना, सूची में हटाना, आदिवासी राज्य की मांग करना क्यों हुआ था?
कम से कम जनसंख्या 50 होनी चाहिए थी, क्योंकि 25% अगर मान के चले, आज आदिवासियों की संख्या इस राज्य में 25% है। अगर 25% को आधार मानकर अगर किसी आदिवासी राज्य का निर्माण किया जाए तो ये संभावना नहीं है। कम से कम जनसंख्या 50-60 के आसपास होनी चाहिए, तभी ये संभावना है। यानी अगर आपको राज्य सूची में, अगर राज्य में ये डर लग रहा है, तो जिस प्रकार BC1, BC2, BC3 अगर इसमें आपको डर लग रहा है, पहला बात मैं कहूँगा ये आरक्षण की नहीं, संरक्षण की लड़ाई है। तो आप उसके लिए राज्य सरकार को एक गहन समीक्षा करनी चाहिए। और हम तो कहेंगे कि प्राइमेटिव ट्राइब्स का भी एक अलग कॉलम राज्य में रखे और उसमें जो लोग विलुप्त हो जा रहे हैं उनको आप कम से कम सुरक्षित करने का कार्य करें। अच्छा, मूल विषय पर आइए। सरकार बोल रही है कि हम सर्वे कराएं और उसी के आधार पर ये डिसीजन फिलहाल इसलिए लिए हैं कि फिलहाल नियोजन दिया जाए, बाद में फिर हो सकता है कि सरकार बनाए नियोजन नीति, तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति का सवाल ये है कि सबसे पहली बात, ये नीति 2016 की। अगर इस नीति से झारखंड के युवा खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो फिर 2016 की सरकार रहने देते। आप वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की गठबंधन की सरकार जो आई है, किन मुद्दों के साथ आई है? इनका पहला मुद्दा जो CNT में छेड़छाड़ हुआ था रघुवर सरकार के टाइम, इनका मुद्दा था यही 60-40 की नीति, जिस कारण आपका शिक्षक बहाली में 75% अन्य राज्यों के लोग प्रवेश कर गए। आपका जो भी वैकेंसी दरोगा की बहाली हुई, यानी जो भी ओपन टू ऑल था, उसमें मैक्सिमम जो अभ्यर्थी आए थे वो अन्य राज्यों के आ गए थे। तो इसी के विपक्ष में जाकर वर्तमान सरकार को चुनने का काम किया था। और यदि ये वही पॉलिसी को लेकर आएंगे तो मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं झूठ कह रहे हैं और इस राज्य की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 60-40 की तो बात ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये 60-40 की बात नहीं है, यानी ये बाकी जो झारखंड के जनता है बेवकूफ़ हैं? यानी जो पेपर में प्रकाशित हो रहा है, क्या वे लोग बेवकूफ़ हैं? मैंने तो कहा यहाँ मंत्रियों का जो है, जो झुंड है, मुझे लगता है मजाक हो रहा है। इनके ये अपने बयान पर खुद टिक के नहीं रह पा रहे हैं, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। सरकार लिखित में कुछ और कर रही है, ये लोग मीडिया के सामने मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो एक भ्रम ही फैलाया जा रहा है कि नियोजन नीति लाई है सरकार कैबिनेट में। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि नीति तो ये हमने भी वही कहा। जो नियम सरकार पहले बनाई थी कि मैट्रिक और इंटर यहाँ से पास करना है, उसको सिर्फ विलोपित कर लिया गया। वो हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ। तो हमने भी आज के से पहले का नियम बिल्कुल, मैंने भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने भी यही कहा कि जो विधानसभा सत्र 12 के बाद प्रारंभ होगा उसमें आप नीति को यही बनाए। हमने तो ये नहीं कहा कि आपने नीति बना दिया और उसके विरोध में हम लोग कॉन्फ्रेंस किए हैं। मैंने तो ये कहा कि झारखंड के सरकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे, माने डॉक्यूमेंट्री के साथ, कि बिहार की पास क्या पॉलिसी है, उड़िया के पास क्या पॉलिसी है, छत्तीसगढ़ के क्या पॉलिसी है। तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, राज्य सरकार को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि आप भी झारखंड के हित के लिए क्या पॉलिसी बनाकर लाते हैं। हम लोग के पास पॉलिसी तो बनी नहीं है, पॉलिसी बनी नहीं कि विधानसभा सत्र चला नहीं है। तो ये तो इस बात से हम लोग भी अवगत हैं। तो चूंकि विधानसभा का सत्र चलने वाला है, इसीलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि आज के माध्यम से सरकार को संदेश जाए। जयराम, एक सवाल है कि जो रामगढ़ उपचुनाव का रिजल्ट है, क्या लगता है हेमंत सरकार के खिलाफ मैंडेट है, युवाओं ने दिया है? हाँ, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो पॉलिसियां लगातार जो युवा सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, राज्य की जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, उसी के विपक्ष में जाकर उन्होंने मतदान किया है। और मुझे लगता है अगर यही रवैया रहा तो शायद 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस राज्य में अगर जेएमएम से लोग नाराज होते तो फिर जाके एनडीए के पास चले जाते हैं, एनडीए से नाराज होते हैं तो यूपीए के पास चले जाते हैं। यानी मेरे हिसाब से राज्य की जनता को 2024 का जब चुनाव हो उसमें तीसरे विकल्प को तराशना होगा, और नहीं तो फिर ये फुटबॉल के मैच की तरह होगा, गेंद एक बार उस रडार में जाएगी, उधर से किक इधर किया जाएगा, और फाइनली इस राज्य की जनता फुटबॉल की तरह खेलती रह जाएगी और मैंने इधर से उधर लुढ़कती रह जाएगी। युवा चाहते हैं जयराम मतो मुख्यमंत्री बन आपकी जाए। तरफ से होगी जयराम, युवाओं की बहुत सारी कमेंट्स आते हैं। तीसरा विकल्प देने का तो मौका था, लेकिन जयराम जी आप तो नहीं दिए। देखिए, सबसे पहला बात है कि हम लोग पहले ही बोलें कि हम लोग जो भी करेंगे 2024 में ही फ्रेश होगा। उपचुनाव और साल 1.5 साल के लिए हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ना हम लोग इंटरेस्ट लेना चाहेंगे। जो भी होगा 2024 में ही होगा। और बिल्कुल युवा चाहें इस राज्य के तो बदलाव होने की गुंजाइश हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी संभावना इसलिए कम लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो अक्सर कहा है कि चुनाव के समय तक बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन जैसे चुनाव का समय आता है कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। फिलहाल जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं लड़ने की, पैसा देकर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, 2024 का जो चुनाव होगा उसमें केवल पढ़े लिखे युवा नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे युवा चाहिए जो अपने प्राणों की आहुति दे सकें। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक PhD का छात्र हूँ और मैं झारखंड के भविष्य को देख पा रहा हूँ।
क्या देख पा रहा हूँ, आज हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। आज हम लोग खतियान की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, ये झारखंड खनन और इंडस्ट्रियल बेल्ट में आता है। जब हम लोग कंपनियों में, कोयला के खदानों में एंट्री करेंगे, उस समय हमारा सामना कोयल माफियाओं से होगा, उस समय हमारा सामना यूपी बिहार के शूटरों होगा। तो इसलिए अब अगर 2024 में कोई युवा इस आंदोलन के माध्यम से विधायक बनने का ख्वाब देखे हैं, तो मैं मानना चाहूँ, मेरा उन्हें संदेश होगा, अपने आप के सर पे मौत का कफन बांध कर आएँ। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री का जो एक रिलेशन में बहन का विवाह था, उसमें एक कंपनी ने 80 लाख फाइनेंस किया था, और वही कंपनी अभी कोल्हान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जमीन लूटने का काम कर रही है। तो बताइए माननीय मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कैसे जाएंगे? आप देख सकते हैं, आपका बड़का गांव के क्षेत्र में जो कर्णपुरा कोल ब्लॉक से, वहां 35 कोल ब्लॉक्स आवंटन किए गए हैं। बताइए 35 कोल ब्लॉक, 235 गांव आते हैं, 5 गांव को छोड़कर बाकी 230 गांव विस्थापित हो जाएंगे। तो इस पर कौन सी सरकार उसके सामने जाएगी? क्योंकि पूंजीपतियों का सामना करना आसान नहीं है। पूंजीपतियों का सामना निर्मल दा नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है निर्मल दा क्या झारखंड अलग राज्य? निर्मल दा को मारने में कंपनियों का भी रोल है। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना में खुले मंच पर कहता हूँ, आपको क्या लगता है शहीद सुनील महतो ऐसे ही शहादत दिए हैं? उसमें कहीं ना कहीं जो जमशेदपुर में स्थापित कंपनियां हैं, अभी नाम मैं समय के साथ लूंगा, उनका रोल है। तो इसीलिए 2024 का जो चुनाव होगा, अगर बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए मेरा मानना है कि शायद पहला दौर ऐसा होगा जिसमें यहाँ के चुनने वाले विधायकों को सर पर कफन बांध कराना होगा, क्योंकि उनका सामना माफियाओं से होगा, उनका सामना बड़े बड़े दबंगों से होगा। अगर ये शक्ति उनके पास है तो राज्य में बदलाव हो सकता है, और नहीं तो फिर आप कहेंगे कि जीते जी बदलाव कर सकें, बिना रिस्क लिए बदलाव कर सके, ये संभव नहीं है। आप मंच देंगे, इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि आप मंच देंगे, आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, चुनाव देखिए, जब वर्तमान में जो पक्ष और विपक्ष है राज्य में, अगर इनसे नहीं संभलता है तो जाहिर सी बात है हम लोग को एक प्रयास करना होगा, और उस प्रयास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। निश्चय ही 2024 में इस उलगुलान के माध्यम से एक बदलाव देखने को मिलेगा। लोकसभा और विधानसभा दोनों किस चुनाव में आप सब ट्रेलर लोकसभा में ही दिखेगा। एगो सवाल हमर इंदे हो, अभी देख दादा है का लगल हो, हम तो 15-20 राज्य में काम करके आयली हो इंदे, बड़ी भाषा जानो यो, झारखंडी कितना बाहर में अथु, अभी जो तमिलनाडु में मोबाइल लगल हो, हमरो वर्कर हुआ अथु, फोन करके जे बोला हम इनकी ना। देखिए, सबसे पहली बात बिल्कुल, आज जो भी हम लोग हिंसा के पक्षधर में नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि जो तमिलनाडु में जो भी न्यूज़ वायरल हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उस पर जांच पड़ताल हो, और कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। तो इस पर हम लोग हिंसा के सहमति नहीं है, लेकिन वहाँ केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करते हुए हमारे जो मजदूर हैं कुशल वापस लाने का कार्य करें, और साथ ही साथ जब वो मजदूर वापस चले आएँ तो राज्य सरकार को चाहिए कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा सके, और ये संभव है। ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। मैंने आपको कई बार मीडिया के माध्यम से मैंने रोजगार के अवसर का चर्चा किया है। झारखंड एक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मैंने सड़क बिछा हुआ है, यानी परिवहन के रूप में, पर्यटन के रूप में, कृषि के रूप में बहुत सारे स्कोप हैं जिनमें झारखंड। आखिर हमारे मजदूर वहाँ क्या करते हैं? केरल में जाके मछली पालते हैं, केरल में मछली पालते हैं ना। हमारे मजदूर आखिर क्या करते हैं? वहाँ जाके टावर लाइन में काम करते हैं। वहाँ तो कोई वे अफसर बनने नहीं गए हैं, मजदूरी करने गए हैं। 12 लाख लोग मजदूरी करने गए हैं। तो यदि झारखंड सरकार अगर झारखंड राज्य में पर्यटन, परिवहन, कृषि को अगर बढ़ावा देते हैं, अन्य कुछ उद्योगों को, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, अगर कार्य करे तो संभव है। और ऐसा नहीं कि इनके पास बजट में पैसा नहीं है। ये लोग खतियानी यात्रा करते हैं, जोहार यात्रा करते हैं, अश्लील यात्रा करते हैं, तब तो पैसा आता है। अभी होली में लाखों का खर्चा उड़ रहा है, तब तो पैसा आ रहा है। अगर राज्य सरकार मिशन के साथ कार्य करे तो हमारे मजदूरों को हमारे राज्य में ही काम मिल सकता है। और फिलहाल हम लोग यही कहना चाहेंगे कि सभी राज्यवासियों का उस राज्य में पहला अधिकार होता है। आखिर कोई अगर मजदूरी करने के लिए बाहर गया है तो परिवार के लिए गया है। परिवार अगर उसका राज्य में है और वह किसी गैर राज्य में है तो कहीं ना कहीं उस राज्य सरकार पर एक चुनौती का बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर ने इस राज्य के गठन में क्या किया। तो इसलिए मेरा मानना है राज्य सरकार को राज्य के हितार्थ के लिए कार्य करना चाहिए। दूसरा तीसरा विकल्प क्या बात कर रहे हैं, आपने बीच में खबर सुना होगा, ये आपको लेकर के क्या कुछ टिप्पणियां की गई थी एक पूर्व विधायक के द्वारा, आपने बच्चा का भी शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं, ठीक है, बच्चा कहा तो कोई गलत नहीं कहा, हम लोग हैं बच्चा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भगत सिंह भी बच्चे थे, अशफाक उल्लाह खान भी बच्चे थे, खुदीराम बोस भी बच्चे थे। बच्चा है इसका मतलब नहीं आपसे बेहतर हम लोग जानकारी रखते हैं। आपके पास उम्र का ज्ञान है, हम लोग के पास छोटी सी उम्र में विजन है। हम लोग के पास पीएचडी के छात्र हैं, हम लोग दूर की सोचते हैं कि दूर में झारखंड के साथ क्या होने वाला है। और आप लोग देख ही रहे हैं, लड़ा ही रहे हैं। पहले लोग धर्म के नाम पे लड़ाते थे, आज झारखंड में ही माने समुदाय को आप लोग लड़ा रहे हैं। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in